नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कम्युनिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ आपके लिए हम बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से और मनोज कुमार जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले आपको टॉप 10 खबरें बता देते हैं कि आज कहां पर एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर कल शाम के सत्र में सोने पर फिर से दबाव देखने को मिला था, लेकिन आज हल्की तेजी है। 58,200 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर सोना है। $1925 के आसपास कॉमिक्स पर गोल्ड है। चांदी कल हालांकि चांदी में उस तरह की गिरावट नहीं दिखी थी। चांदी 250 रुपये चढ़कर कल बंद हुए थे और आज भी हल्की तेजी यहां पर दिख रही है, लेकिन भाव अभी भी 69,500 रुपये के आसपास है। क्रूड कल 2% से ज़्यादा दाम गिर गए थे, आज हल्की तेजी है। $73 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस पर आज दबाव है, आधे % की गिरावट यहां दिख रही है। एमसीएक्स पर 232 रुपये के करीब। कॉपर ग्लोबल एक्सचेंज का जो स्टॉक है वो 15 साल के निचले लेवल पर आ गया है। ये एक सपोर्टिव फैक्टर है कॉपर के लिए, लेकिन आज के सत्र में सभी मेटल्स पर दबाव है। एल्युमिनियम की बात करें तो यहां पर भी दबाव है। 198 रुपए के नीचे यहां पर कारोबार हो रहा है। पाम तेल, मलेशियाई पाम तेल 3% ऊपर है। 3,800 रिंगिट के करीब भाव अभी चल रहा है। शुगर की बात करें तो करीब 3 महीने के निचले स्तर पर है और आइस शुगर 24 सेंट के नीचे आ गया है। जीरे में शुरुआती नरमी के बाद अब फिर से रफ्तार बढ़ती जा रही है। 56,000 के बेहद करीब जा चुका है जीरा का वायदा, 2.25% और हल्दी में तो 4% तक की तेजी दिख रही है। कॉटन कल $79 के सेंट के करीब कॉटन का भाव, आइस कॉटन का भाव हो गया था। यूएस की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आ रही है प्लांटेशन की, वो काफ़ी बेहतर है, उससे आइस कॉटन पर दबाव बना है और $79 के आसपास आइस कॉटन का भाव चल रहा है। चलिए, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। कल की नरमी के बाद आज यहाँ पर हल्की रिकवरी दिख रही है, लेकिन एक $10 के आसपास का एक रेंज बन गया है। उसी रेंज में क्रूड ऑयल का मार्केट काफी समय से घूम रहा है। अब चिंता है सेंट्रल बैंकों की। जिस तरह से फेड के बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी सख्त बयान आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ और ब्याज दरें, कई कुछ बार और ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है। वंदना जी, क्या लग रहा है? कच्चे तेल की चाल अगर देखें तो 5600 के आसपास है। क्या करना चाहिए? किस तरह की चाल आपको दिख रही है और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? कच्चे तेल में वैसे मोहन जी देखा जाए तो बिल्कुल रेंज के सपोर्ट के पास ही कमोडिटी आ रही है। तो अभी करंट मार्केट प्राइस पे तो यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे फॉल आता है, यानी कि 5500 से लेके 5550 ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। बहुत लंबा टारगेट ना रखते हुए हमें यहाँ पे 5850 तक का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस नीचे 5400 का लगाना होगा। तो बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी, लेकिन करेक्शन पे बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगी। खरीदारी की सलाह है। मनोज जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल में? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो फंडामेंटल आपने बताया है कि यहाँ डेफिनेटली जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है उनकी तरफ से जो मॉनेटरी टाइटनिंग की जा रही है और लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही है, तो उसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर साफ तौर पर पड़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही एस&पी ने वर्ष 2023 के लिए चाइना के ग्रोथ के अनुमान भी घटाए हैं, तो उसके चलते भी कीमतों में दबाव है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूएस में जो डिमांड है वो धीरे धीरे बेहतर होती हुई दिख रही है। कल भी जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कच्चे तेल के स्टॉक में फिर एक बार गत सप्ताह जो है 2 मिलियन बैरल से अधिक की गिरावट देखने को मिली है और गैसोलाइन की इन्वेंट्री में भी गिरावट थी। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आज फिर जो है देखने को मिल सकती है। थोड़ा डिप मिलता है 5,550 के आसपास, तो वहां फिर एक बार बाय कर सकते हैं। जुलाई वायदा 5,490 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 5,670 5,680 ये लक्ष्य लेकर के चल सकते हैं। चलिए, कच्चे तेल के बाद अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड कल फिर से दबाव देखने को मिला था, 350 रुपए तक की गिरावट दिखी थी। वंदना जी, क्या लग रहा है गोल्ड? लेकिन आज हल्की रिकवरी है। किस तरह की चाल गोल्ड में आपको दिख रही है? क्या खरीदारी बनती है 58,000 के आसपास या अभी रुके और अभी गिरावट बाकी है गोल्ड में? मुझे लग रहा है विषमा जी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन की साइड ही रहना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में नई ऊंचाई छू रही है यह मार्केट और
डॉलर इंडेक्स में देखा जाए तो फिर से एक रिकवरी आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट हाइक की भी बात है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से $1873 मुझे कॉमिक्स में लग रहा है कि वहां तक एक बार नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ की बात करूं तो इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि एक बार 58,000 का जो दायरा है वो टूटना चाहिए। 58,150 के लेवल पे यहाँ पे मैं सेलिंग रिकमेंड करना चाहूंगी। नीचे का टारगेट रहेगा 57,900। स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा 58,300 का, क्योंकि मार्केट बिल्कुल रेंज में है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ा कोई रेंज ब्रेक करेगी ये कमोडिटी फिलहाल। ओके, और चांदी को लेकर वंदना जी क्या लग रहा है? चांदी हालांकि हल्की अब खरीदारी यहां पर दिख रही है, कल गोल्ड की गिरावट में चांदी नहीं टूटी थी उस तरह की। आप क्या करना चाहिए चांदी में यहां से? कॉमिक्स और एमसीएक्स के चार्ट डिफरेंट है यहाँ पे विश्व मोहन जी, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। लेकिन बेस मेटल में यहाँ पे गिरावट है और गोल्ड में भी यहाँ पे गिरावट की उम्मीद है। तो मैं यहाँ पे चाहूंगी कि एक बार 69,200 के करीब सेलिंग की सलाह देना चाह रही हूँ। 68,700 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 69,400 का। तो एक मार्जिनल जो वीकनेस है वो यहाँ पे आज के दिन देखने को मिल सकता है ऊपरी स्तर से चांदी में। मनोज जी, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी कॉल क्या है? गोल्ड में दबाव यहाँ पे बना रह सकता है। कल भी जो यूएस के डेटा आए थे वो काफी कुछ जो है बेहतर थे, और उसके बाद फिर एक बार ये संभावना बनती हुई दिख रही है कि जो फेड का रुख है वो हॉकिश जो है बना रह सकता है। हमने यूएस के जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर्स है उनको जून महीने में 1.5 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंचते हुए देखा। साथ ही जो न्यू होम सेल्स के नंबर्स आए थे वो भी उम्मीद से काफी बेहतर थे। जो कोर ड्यूरेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर के जो डेटा थे वो भी उम्मीद से बेहतर थे। तो आज यहाँ पे फेड चेयरमैन की स्पीच होना है तो उसके ऊपर नजर रहेगी। हमारा मानना है कि जो फेड के जो हॉकिश इंस्टेंस है वो बरकरार रहेंगे, जिसके चलते सोने में दबाव बना रह सकता है। कोई रणनीति नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि इंट्राडे में 58,000 तक के स्तर जो है वो सोने में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पे निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, तो ये थोड़ी जो है एक्सटेंड हो सकती है, और जो बढ़त है वो इंट्राडे में 69,900 तक जो है देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा अगर डिप मिलता है चांदी में तो 69,000 पे बाई की सलाह रहेगी जुलाई वायदा में। 68,550 का एक स्टॉप लॉस रखें। 69,900 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के चलते जो बढ़त है वो थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। यानी थोड़ी सी तेजी एक्सटेंड हो सकती है, बड़ी तेजी नहीं, लेकिन 69,900 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर गोल्ड चांदी खरीद सकते हैं 68,550 के स्टॉप लॉस के साथ। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज फिर से दबाव दिख रहा है। कॉपर 716 रुपए के आसपास है फिलहाल, हल्की नरमी। जिंक सबसे ज्यादा कमजोर है 213 पे, आधे % से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर। एल्युमिनियम में भी 0.25% से ज्यादा की गिरावट है, 198 रुपए के नीचे और 182 रुपए के नीचे लेड का मार्केट है। मनोज जी, मेटल की चाल आपको कैसी दिख रही है? क्या यहाँ पर रिकवरी की उम्मीद लग रही है? क्या करें, खरीदें या बेचें, और कौन से मेटल पर फोकस रखें? मेटल्स में अभी प्रेशर बरकरार रह सकता है, क्योंकि गत सप्ताह जो पूरे दुनिया भर के जो सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आए थे वो काफी डिसअपॉइंटिंग थे। अगर जर्मनी की बात करें जो कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज 34 महीनों के निचले स्तरों पर फिसलती हुई नजर आई है, और जो सर्विस सेक्टर है वहां भी दबाव है। चाहे यूएस हो, यूरोपियन यूनियन हो, या और भी बाकी जो डेवलप्ड नेशंस हो, वहां भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में दबाव है, तो उसके चलते कीमतों में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बेस मेटल्स यहाँ दबाव में बने रह सकते हैं। ओवरऑल बेस मेटल पैक में मेरा मानना है कि जिंक वायदा अगर यहाँ पे 214 215 के दायरे में आता है तो वहां बिकवाली करके चल सकते हैं। 216 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के नीचे में 210 तक के जो स्तर है वो इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है जिंक को लेकर। 214 में बेचे 210 के टारगेट के लिए। वंदना जी, आपकी टॉपिक क्या होगी मेटल्स में? जी विश्व, मैं यहाँ पे सेलिंग साइड ही रहना प्रेफर करूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ट्रेजरी में कल की बढ़त के बाद यहाँ पे एक दबाव देखने को मिल रहा है, जबकि डेटा काफी बढ़िया आया था, एक्सपेक्टेशन से बेहतर यहाँ पे डेटा था। तो कॉपर में यहाँ पे बिकवाली की सलाह दूंगी। 716 रुपए पे बिकवाली करनी है। 710 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 718 का लगाना होगा, या 19 का लगा सकते हैं। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एल्यूमिनियम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल में भी यहाँ पे बिकवाली आई है, उससे एक इम्पैक्ट भी यहाँ पे ज्यादा पड़ता हुआ दिख रहा है एल्यूमिनियम पे। तो 198 पे बिकवाली करनी है, 195 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 199.5 का। तो मेरे ख्याल से अभी जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिख रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए एग्री मार्केट का पूरा अपडेट लेकर आएंगे, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए 18 हाउस स्वदेश पर। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। आज हल्की गिरावट यहां पर दिख रही है, 232 रुपए पर है जुलाई का वायदा। वंदना जी, नेचुरल गैस क्या करना चाहिए 232 पे?
नेचुरल गैस मुझे लग रहा है कि इसमें बाइंग जो है कंटिन्यू रह सकती है, गिरावट पे भी बाइंग कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि अब इसका डिमांड बढ़ रहा है और लगातार एक अपसाइड मूव आता हुआ हम देख रहे हैं। यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। 232 पे यहाँ पे बाय करना चाहिए, 242 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 228 का। के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 240 का टारगेट है वंदना जी का कॉल नेचुरल गैस में। लेकिन अब बात कर लेते हैं ग्वार की, क्योंकि ग्वार में अच्छी तेजी दिख रही है। खबर ये आ रही है, जो स्काईमेट है प्राइवेट वेदर एजेंसी, उनका अनुमान है कि 7-8 जुलाई के बाद फिर से मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ सकती है और उसका असर यहाँ पर, इसका जो फायदा होगा वो कीमतों पर दिख रहा है, ग्वार की कीमतों पे, क्योंकि पूरी तरह से मॉनसून लिंक्ड ये कमोडिटी है और आज अच्छी तेजी भी दिख रही है। 2% से ज़्यादा की तेजी ग्वार गम में, 1.5% से ज़्यादा की तेजी ग्वार सीड में। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई मिड के बाद और अगस्त और सितंबर में भी कम बारिश होगी, क्योंकि अल नीनो पूरी तरह से एक्टिव होगा, उसका असर मॉनसून सीजन पर होगा। मनोज जी, क्या करना चाहिए ग्वार सीड और ग्वार गम में, क्या लग रहा है? बहुत ही दायरे का कारोबार यहाँ देखने को मिल रहा था विश्व मोहन जी, लेकिन आज हमने देखा है कि ग्वार सीड जुलाई वायदा में जो 5360 के रेजिस्टेंस थे, उसके ऊपर कीमतों ने ब्रेकआउट दिया है। तो ग्वार सीड में यहाँ पे बाय कर सकते हैं जुलाई वायदा में 5360 के स्तर के ऊपर। जो कॉल हमने बनाई थी उस समय यहाँ पे नीचे ट्रेड देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब कॉल रिवाइज करेंगे। 5360 के स्तर के ऊपर बाय की जो है रणनीति बना के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस एक 5300 के आसपास रखे, ऊपर में लक्ष्य 5500 5520 का रख सकते हैं। ऊपरी लेवल्स पर यहाँ पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी, क्योंकि काफी वोलेटाइल कमोडिटी है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ भी 10,400 के आसपास बाय कर सकते हैं, 10,280 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में लक्ष्य जो है वो 10,700 तक का यहाँ रख के चल सकते हैं। नहीं, आपके स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो अपडेटेड कॉल है, जो नई कॉल मनोज जी ने दी है। 5360 पे खरीदना है, 5300 का स्टॉप लॉस लगाना है और 5500 और 5520 रुपए के टारगेट के लिए, लेकिन फिर ऊपर में बेचने की भी सलाह है। हालांकि अब एक खबर अब बिल्कुल विपरीत आ रही है कि मानसून को लेकर अब चिंता बढ़ गई है। वंदना जी, आप क्या कहेंगी ग्वार को लेकर, आपकी राय क्या बन रही है? विश्वमोहन जी, एक चीज देखा जाए तो 5000 एक सपोर्ट होता है ग्वार सीड में और 10,000 होता है ग्वार गम में। वहां से बार बार यहाँ पे बाउंस आता है और मॉनसून पे इसने काफी रिएक्ट किया है ये कमोडिटी, क्योंकि बिल्कुल रेंज में यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक बाइंग सपोर्ट उसको निचले स्तर से देखने को मिलेगा। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में मैं भी यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगी, करीब यहाँ पे 5385 के करीब बाइंग करनी होगी। टारगेट मेरा रहेगा 5550 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5280 का। 5500 का मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड में आ सकता है। ग्वारगम की अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 10,800 तक का जो लेवल है वो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, तो करंट मार्केट प्राइस से भी खरीद सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,300 का। तो दोनों ही कमोडिटी में बाइंग है, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगी कि ग्वार में यहाँ पे वन साइडेड मूव नहीं है, तो जैसे ही प्रॉफिट आए यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करिए और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए इसमें। चलिए, शुक्रिया मनोज जी आपका, वंदना जी आपका, आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला और दर्शकों को फटाफट से तमाम कमोडिटी पर अपनी राय रखी। मसालों पर राय नहीं ले पाए थे, लेकिन मसालों पर राय देने के लिए आज हमारे साथ केडिया जी हैं, अजय केडिया हैं, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर हैं, एमडी हैं केडिया कमोडिटी के और रिसर्च हेड भी हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं एग्री मार्केट पर। सर, आज हम मसालों पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं और चाह रहे हैं कि दर्शकों को आप बताएं कि कैसे जो वैल्यू चेन से जुड़े लोग हैं वो कैसे इस कारोबार के जो रिस्क है उस रिस्क को वायदा बाजार के जरिए कम कर सकते हैं। जिस तरह की चाल मसालों में दिख रही है, इक्विटी मार्केट भी फेल नजर आ रहा है। आज हल्दी की चाल आप देखें 6% ऊपर आ गया है। शुरुआती जब हम लोग ग्राफिक्स बना रहे थे तो हमने लिखा था कि सुस्त चाल, और आज अब 6% ऊपर है। जीरा निगेटिव में था, अब 4% ऊपर आ गया है। हो सकता है फिर से नया रिकॉर्ड भी बन जाए। इस तरह की वॉलिटिलिटी, तो ऐसे प्राइस रिस्क के बीच में अगर कोई कारोबार कर रहा है तो कैसे, कारोबार तो छोड़ेगा ही नहीं। तो जब आपके पास टूल्स है तो उसका कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पहले जीरे की कोई इंसाइट्स, कोई केस स्टडी के जरिए बताएं कि कैसे वो रिस्क को कम करें। पिछले अगर हम 1.5 साल की बात करें तो जीरे में लगभग 200% का एक जंप आता हुआ दिखाई दिया है। तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरर है उनको ये चिंता रहती है कि रॉ मटेरियल में सस्ते भाव में ले पाऊं ताकि मैं प्रोडक्शन कर पाऊं और अच्छे से
ट्रेड कर पाऊं। बट जिस ढंग से वॉलिटिलिटी बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं सारे ट्रेड जितने भी मैन्युफैक्चर इनकी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे टाइम पे फ्यूचर एक्सचेंज के द्वारा आप अपनी प्रोक्योरमेंट की रणनीति बना के ट्रेड कर सकते हैं। केस स्टडी के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो कोई भी कंपनी जब मैन्युफैक्चर करती है तो उनका पहला एम होता है कि मुझे 12 महीने मेरे प्रोडक्शन चलता रहे। हम जानते हैं कि हमारी जो हार्वेस्टिंग होती है वो मार्च मंथ में होती है। प्रोडक्शन एक बार आता है, बट उसका स्टॉक लेकर हमें 12 महीने के लिए रखना पड़ता है। तो यहाँ पे काफी टाइम पे हमारा वेयर हाउसिंग का यूसेज बढ़ जाता है, या कैपिटल वर्किंग कैपिटल हमारा ब्लॉक हो जाता है। तो एक्सचेंज के जरिए अगर हम ये प्रोक्योरमेंट की लाइनअप करते हैं, तो पहला चीज है एक्सचेंज पे मार्जिन द्वारा आप पोजीशन बना सकते हैं, जो लगभग अगर मैं एक्सट्रीम केस में बात करूं तो 11-12% से ज्यादा का मार्जिन जनरली नहीं रहता है, एक एवरेज रहता है। तो यहाँ पे आप वर्किंग कैपिटल बचा सकते हैं। सेकेंडली, एज एंड व्हेन जब भी आप फिजिकल मार्केट से प्रोक्योर करोगे, तब आप एक्सचेंज में ऑफलोड कर सकते हैं, सो दैट आपका जो परचेज प्राइस है वो आप फिक्स कर सकते हो। क्योंकि हम देखते हैं कि इंटरनेशनल में जो भी कंपनीज है, ज्यादा करके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के तौर पे जाती है, ना कि प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे एक वीसीबी इस तरह के यूज कर सकता है। सेकेंडली, फार्मर के लिए काफी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ध्यान हो 2 साल पहले हमने देखा था कि सोयाबीन, मस्टर्ड के भाव काफी ऊंचे हो गए थे। अब फार्मर जब सोइंग करता है तो ऊंचे भाव को देखकर सोइंग करता है, बट हार्वेस्टिंग के टाइम पे हम देखते हैं कि प्राइसेस में गिरावट आ जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम पे फार्मर एफपीओ के जरिए एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन करके एक हेजिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज जीरे की एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो जीरा इस वक्त 55-56 हजार के करीब ट्रेड कर रहा है। 56 हजार का भाव देखकर अगर फार्मर अगले सीजन में जीरा लगाने की कोशिश करेगा, तो हम जानते हैं कि प्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा, और मार्च में जब प्रोडक्शन आएगा तो भाव में गिरावट रह सकती है। तो ऐसे टाइम पे एफपीओ के द्वारा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके हेज पोजीशन क्रिएट की जा सकती है, मतलब फ्यूचर में बिकवाली की जा सकती है, सो दैट इनकेस अगर भाव में गिरावट आ भी जाता है तो कहीं ना कहीं फार्मर को रिस्क नहीं रहेगा। फार्मर ने जो भाव देखा था उस भाव में ही उसका माल बिकता हुआ दिखाई देगा। अगर इनके भाव में तेजी आ भी जाती है तो वो ऊंचे भाव पे अपने फिजिकल मार्केट में पोजीशन ले सकते हैं। सिमिलरली, स्टॉकिस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्रॉप 12 महीने में 1-2 महीना आती है, लेकिन 12 महीना हमारा कंजम्पशन चलता है। तो स्टॉकिस्ट को हमेशा डर लगा रहता है कि कल को अगर मैंने पोजीशन बना रखी है फिजिकल मार्केट में और भाव में अगर गिरावट आ जाएगी, तो ऊंचे भाव में मेरे पास कोई बाय करने के लिए नहीं रहेगा। तो ऐसे टाइम पे एक्सचेंज के द्वारा आप अपनी जो पोजीशन है वो बेचकर, मतलब एक्सचेंज पे हेज करके आप निश्चिंत बेफिक्र रह सकते हो। जो लिमिटेड प्रॉफिट हम जो बिजनेस में देखते हैं, वो प्रॉफिट आराम से आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट में, चाहे आप मैन्युफैक्चर हो, स्टॉकिस्ट हो, चाहे फार्मर हो, वो एक्सचेंज का उपयोग कर सकते हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं प्रॉफिट मेंटेन करने में। तो जो कारोबारी हो चाहे किसान हो, हर किसी के पास ये मौका है कि वायदा के टूल्स का इस्तेमाल करें और अपने रिस्क को आप यहाँ पर कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भविष्य के भाव को लॉक करने का मौका करंट मार्केट में भी मौजूद है। तो वो खूबियां यहाँ पर है। जैसा आप बता भी रहे थे केडिया जी, की तमाम तरह के रिस्क होते हैं बाजार में, चाहे वो प्रोक्योरमेंट के से जुड़े हुए रिस्क हो, इन्वेंट्री से जुड़े हुए रिस्क हो, इसके अलावा क्रेडिट रिस्क भी रहता ही है। ऐसे में अगर इतने सारे रिस्क हैं, तो वायदा बाजार के टूल्स के साथ साथ और किन किन खबरों पे नजर रखनी चाहिए, कारोबारियों के लिहाज से बताइए, एक्सपोर्टर के लिहाज से बताइए। बिल्कुल, देखिए, आज से 10 साल पहले बात करें तो इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं थी, बट जिस ढंग से कम्युनिकेशन मार्केट में इंप्रूव हो रहा है, तो फ्लक्चुएशन या वॉलिटिलिटी हम देख पा रहे हैं। पिछले सालों में अगर हम देखें तो हमने जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा है, तो स्पाइसेस हम एक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको इंटरनेशनल मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, क्या सप्लाई है, करेंसी है, या कोई भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न है जो लॉजिस्टिक को इंपैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने देखा कोविड के ड्यूरेशन में हमने लॉजिस्टिक का इंपैक्ट की वजह से भी सप्लाई डिस्टर्बेंस होते हुए देखिए। उसी के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में वेदर काफी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम जानते हैं इस बार एल नीनो का इंपैक्ट रहेगा, जिसका मतलब है कि मानसून अनसर्टन रहेगा। तो ऐसे टाइम पे भी प्रोडक्शन को इंपैक्ट मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी न्यूज इजीली मार्केट में अवेलेबल भी रहती है, और इस न्यूज का इंपैक्ट प्राइसेस पे डेफिनेटली पड़ता हुआ दिखता है। तो साइमल्टेनियसली जब भी आप ये न्यूज देखते हैं कि एल नीनो आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लॉसेस होगा, तो आप अपनी रणनीति पहले से ही फ्यूचर डेरिवेटिव मार्केट पे बना सकते हैं, प्रोक्योरमेंट का प्लान
पहले से ही बना सकते हैं, या अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल है और सपोज सब चीज सही होती है, भाव में गिरावट आती है, तो वहां पे भी आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट का ऑप्शन है चाहे फ्यूचर है, इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन एक बहुत ही अच्छा टूल है फ्यूचर्स, खास करके एग्री फ्यूचर में, जहां पे आप सिंपल लैंग्वेज में कम भाव में मुझे लेना है, ज्यादा भाव में मुझे बेचना है, जो बिजनेस का एक एथिक पिलर्स है, उसको भी आप ऑप्शन के जरिए यूज कर सकते हैं। यानी ऑप्शन एक बेहतर टूल है और एग्री मार्केट में खास करके मसालों में वो ऑप्शन का टूल आपके पास मौजूद है। एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है, एक छोटा सा प्रीमियम देकर एक बड़ा रिस्क आप कवर कर सकते हैं। तो ऑप्शंस के टूल छोटे किसानों के लिए भी काफी अच्छा है, तो आप एपीओज के जरिए रजिस्टर्ड होकर इसका फायदा उठा सकते हैं। सर, अब वेयर हाउसेस को लेकर काफी चिंता रहती है किसानों की, क्योंकि किसान चाहते हैं कि भविष्य में वो उसका फायदा उठाए ऊंचे भाव का, वो होल्ड करना चाहते हैं। तो वो कैसे वायदा मार्केट के पार्टिसिपेट करने के साथ साथ, डेरिवेटिव में पार्टिसिपेशन के साथ साथ एक्सचेंज के वेयर हाउसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, एक्सचेंज का एक रोल प्राइस डिस्कवरी भी है, और साथ में अगर हम देखें वेयर हाउसिंग की भी फैसिलिटी एक्सचेंज या उसके एनवायरनमेंट में आपको मिल जाती है। खास करके अगर फार्मर्स की अगर हम बात करें तो उनको दोहरी चिंता रहती है। पहला है कि अगर मैं सोइंग कर रहा हूँ और भाव में गिरावट आ जाएगी तो मुझे चिंता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को। वहीं दूसरी ओर एक्सचेंज में जब भी अगर सपोज आपको माल बेचना है और हायर भाव में सपोज आपको रखना है, तो एक्सचेंज में आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, सो दैट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर कि हाँ भाव में अभी तेजी आएगी 2-3 महीनों बाद, तो मुझे निकालना है, तो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को उस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। चाहे आप फार्मर हो, चाहे कॉर्पोरेट में अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है आपके स्टॉक्स को लेकर भी, वो भी आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के द्वारा आप यूज कर सकते हैं। तो बेहतर प्राइस डिस्कवरी, रिस्क मैनेजमेंट और एक्सचेंज का जो वेयर हाउसेस है उसका भी आप फायदा यहां पर उठा सकते हैं। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को जागरूक किया कि कैसे वायदा बाजार के जो ट्रेडर ही नहीं, जो पूरे कारोबारी है, जो भी वैल्यू चेन से जुड़े हुए लोग हैं, किसान हो, सब इस वायदा के इंस्ट्रूमेंट का फायदा उठा सकते हैं। इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET9 स्वदेश पर। नमस्कार।